तो दोस्तों, जो सच्चाई अब तक सिर्फ फाइलों में कैद थी, जो जानकारियां सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित रखी गई थी, अब वही परत दर परत सामने आ रही है। पिछले 72 घंटों में भारत के ईस्टर्न फ्रंट पर जो कुछ हुआ है वो आम जनता को शायद दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जिन लोगों की नजरें नक्शों, लोकेशनों और टाइमिंग पर टिकी रहती हैं, उनके लिए यह सब किसी अलार्म से कम नहीं है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से पीछे लौटना आसान नहीं है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे। जब हम देश की सुरक्षा, सीमाओं और हमारे सैनिकों के साहस की बात कर रहे हैं, तो क्या आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब इतना मुश्किल है? सोचिए, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इसे अंत तक देखते हैं, तो यह सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह उन सच्चाइयों को सपोर्ट करना है जो आपको कोई और नहीं दिखाता। YouTube पर मनोरंजन के लिए तो लाइक्स की बारिश हो जाती है, लेकिन जब बात देश की आती है तो हाथ रुक क्यों जाते हैं? इसलिए अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो खुलासे आगे आने वाले हैं वो आपकी सोच बदल सकते हैं। आज बांग्लादेश की सड़कों से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, खासकर भारतीय दूतावास के बाहर से, वे सिर्फ चौंकाने वाली नहीं बल्कि बेहद चिंताजनक है। भारत विरोधी नारों, पोस्टरों और उग्र भीड़ के बीच एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मानो भारत कोई दुश्मन देश हो। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि भारत को मजबूरन बांग्लादेश में अपना वीजा डिपार्टमेंट अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब कोई भी नया बांग्लादेशी नागरिक कानूनी तरीके से भारत नहीं आ सकेगा। यह कोई छोटा फैसला नहीं था, बल्कि एक गंभीर चेतावनी थी। भारतीय दूतावास के बाहर लगाए गए पोस्टरों ने कई सवाल खड़े कर दिए। बैन स्टेट फोर्स बैक बाय इंडिया जैसे नारों के पीछे आखिर कौन सा एजेंडा है? भारत आखिर किस स्टेट फोर्स को सपोर्ट कर रहा है? सच्चाई यह है कि इन प्रदर्शनों का कोई ठोस आधार नहीं। यह पूरी तरह भावनाओं को भड़काने और जनता को गुमराह करने की कोशिश है। एक सुनियोजित नैरेटिव तैयार किया जा रहा है जिसमें भारत को बांग्लादेश की राजनीति में दखल देने वाला देश बताया जा रहा है। हालात की गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया और साफ शब्दों में कहा कि भारतीय दूतावास की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद वहां कुछ अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात जरूर किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है और हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। इस पूरे प्रोपेगेंडा के पीछे एक बड़ा कारण शेख हसीना का भारत आना भी बताया जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर और बाहर बैठे कुछ तत्व, खासकर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मशीनरी, यह प्रचार कर रही है कि भारत एक डिक्टेटर को शरण दे रहा है। सोशल मीडिया पर झूठ और आधे अधूरे तथ्यों की बाढ़ सी आ गई है। इसका सबसे खतरनाक असर यह हुआ है कि बांग्लादेश का एक हिस्सा, खासकर युवा वर्ग, भारत विरोधी सोच की ओर धकेला जा रहा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि अब बांग्लादेश के कुछ नेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर खुलेआम जहरीले बयान देने लगे हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसन अब्दुल्ला जैसे लोग यह कहने लगे हैं कि भारत के 7 बहन राज्यों को अलग कर देना चाहिए। यह बयान न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश की सेना भारत को चुनौती देने की स्थिति में है? बिल्कुल नहीं। क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग बांग्लादेश के साथ जाना चाहते हैं? इसका जवाब भी साफ है, नहीं। हकीकत यह है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग अवैध घुसपैठ, जनसांख्यिकीय बदलाव और सुरक्षा खतरों से पहले ही परेशान हैं। ऐसे में यह बयान सिर्फ सस्ती लोकप्रियता और आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश के लिए बड़े भाई की भूमिका निभाई है, चाहे प्राकृतिक आपदाओं के समय मदद हो, खाद्यान्न सप्लाई हो या फिर आर्थिक सहयोग। भारत हर मोर्चे पर खड़ा रहा है। यहां तक कि बांग्लादेश का पानी भी भारत से होकर बहता है, लेकिन इसके बावजूद वहां की एक बड़ी आबादी को पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया गया है। इन हालातों को देखते हुए हर भारतीय के मन में पिछले कुछ दिनों से एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या भारत चुप बैठा रहेगा? क्या सिर्फ बयानबाजी होगी या कोई ठोस एक्शन भी देखने को मिलेगा? और दोस्तों, अब इस सवाल का जवाब मिल चुका है। भारत ने चुप रहने का रास्ता नहीं चुना है। इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है और वो भी बेहद सोच समझकर। आज की इस कहानी में 2 बड़ी घटनाएं हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। पहली, मिजोरम बॉर्डर पर भारतीय सेना की वो हलचल जिसने पड़ोसी देश की धड़कनें तेज कर दी हैं, और दूसरी, देश के अंदर हरियाणा के रेवाड़ी में चला एक ऐसा क्लीन अप ऑपरेशन जिसने साफ कर दिया कि अब कोई ढील नहीं बरती जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिजोरम में भारत बांग्लादेश सीमा के बेहद करीब भारतीय सेना एक नया मिलिट्री बेस सक्रिय करने जा रही है। यह खबर कल रात सामने आई और इसके बाद से ही हलचल तेज हो गई। ईस्टर्न कमांड के जीओसी इनसी लेफ्टिनेंट जनरल एनसी लेफ्टिनेंट के साथ मोताबिक सेना इनवेट बार की देरा प्रभास जारा से भारतीय सेना आरआरसी तिवारी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उन्होंने आइसवाल के पास थुआमफुई आउटपोस्ट का दौरा किया और फिर बॉर्डर के बेहद करीब परवा और सिलसुरी जाप ऐसे संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। अब यहां समझना जरूरी है कि यह लोकेशन इतनी अहम क्यों है। परवा नाम की जगह बांग्लादेश के चिटागोंग से महज 50 किलोमीटर दूर है और सिलसुरी भी लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी भारत ने सिर्फ सीमा पर निगरानी नहीं बढ़ाई,
बल्कि सीधे बांग्लादेश के रणनीतिक इलाकों के करीब अपनी मौजूदगी मजबूत कर ली है। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी है। यह नया बेस बांग्लादेश के उस पतले से रास्ते के बेहद करीब है जिसे वहां का चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। जिस तरह भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर संवेदनशील है, उसी तरह यह हिस्सा बांग्लादेश की जीवन रेखा माना जाता है। यानी भारत ने अपनी रक्षा को मजबूत करते हुए एक ऐसी रणनीतिक बढ़त बना ली है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। सेना की योजना के मुताबिक इस नए बेस को नागालैंड स्थित 3 कोर यानी स्पीयर कोर के साथ जोड़ा जाएगा। यह भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे अनुभवी कोर में से एक है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भारत ने अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए धुबरी, चोपड़ा और किशनगंज में 3 नए गैरिसन तैयार किए थे। अब मिजोरम में यह चौथा बेस उस पूरी रणनीति को पूरा करता है। मतलब साफ है, भारत ने अब बांग्लादेश के उत्तर और दक्षिण दोनों हिस्सों पर अपनी बात जैसी नजरें जमा ली है। बॉर्डर पर मौजूद करीब 50 आउटपोस्ट को फ्यूचर रेडी ऑपरेशनल हब्स में बदला जा रहा है। अब घुसपैठ, तस्करी या किसी भी नापाक हरकत की गुंजाइश लगातार कम होती जा रही है। और एक्शन सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है, देश के अंदर भी सख्ती साफ दिखाई दे रही है। हरियाणा के रेवाड़ी से आई खबर ने सबको चौंका दिया है। यहां पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में 73 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों के मुताबिक इनमें से 44 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और इन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले इन्हें हावड़ा ले जाया जाएगा और फिर बीएसएफ के जरिए सीमा पार भेजा जाएगा। यह सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है। भारत अब अपनी सुरक्षा, अपनी सीमाओं और अपनी जनसांख्यिकी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अब तस्वीर का दूसरा और कहीं ज्यादा गंभीर पहलू सामने आता है। जिस वक्त मिजोरम बॉर्डर पर भारतीय सेना अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, उसी वक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश को लेकर बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। मौजूदा अंतरिम सरकार को अमेरिका का खुला समर्थन मिल रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक्स रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश की 70% जनता मौजूदा नेतृत्व से संतुष्ट है। सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका को इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या यह सिर्फ लोकतंत्र का समर्थन है या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर आवाज उठाने की बात जरूर की थी, लेकिन सत्ता के समीकरण बदलते ही वो आवाज भी लगभग खामोश हो गई। यही वो बिंदु है जहां कहानी सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि इसमें चीन और पाकिस्तान की एंट्री भी साफ नजर आने लगती है। बांग्लादेश धीरे धीरे उसी ट्रैक पर चलता दिख रहा है जिस पर पहले पाकिस्तान चला था। आर्थिक बदहाली, आंतरिक अस्थिरता और फिर बाहरी दुश्मन दिखाकर जनता का ध्यान भटकाना। जब कोई सरकार अपनी अर्थव्यवस्था संभालने में नाकाम हो जाती है तो वह अक्सर राष्ट्रवाद और युद्ध जैसे मुद्दों का सहारा लेती है। बांग्लादेश में भी यही पैटर्न उभरता दिख रहा है। चीन के साथ बढ़ते डिफेंस टाई अप, पाकिस्तान के साथ बैकडोर कोऑर्डिनेशन और कुछ पुराने एयरबेस को दोबारा सक्रिय करने की खबरों ने भारत की चिंता को और बढ़ा दिया है। भारत के लिए यह सिर्फ डिप्लोमेटिक इश्यू नहीं रहा, बल्कि अब यह सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन चुका है। इसी संदर्भ में मिजोरम में बन रहा नया मिलिट्री बेस बेहद अहम हो जाता है। यह सिर्फ एक डिफेंस इंस्टॉलेशन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मैसेज है। अब जरा नक्शे को ध्यान से समझिए। एक तरफ त्रिपुरा है, जहां से भारत 24 घंटे के भीतर भारी सैन्य तैनाती कर सकता है। दूसरी तरफ मिजोरम है, जहां नया बेस बांग्लादेश के चिटगांव क्षेत्र के बेहद करीब बन रहा है। अगर इन दोनों दिशाओं से एक साथ दबाव बनाया जाए तो इसे मिलिट्री भाषा में पिंसर मूवमेंट कहा जाता है। इस पिंसर मूवमेंट का मतलब होता है दुश्मन को दोनों तरफ से घेर लेना, ताकि वह ना तो आगे बढ़ सके और ना ही पीछे हट सके। इस स्थिति में बांग्लादेश का सबसे अहम व्यापारिक और सामरिक केंद्र चिटगांव पोर्ट बाकी देश से लगभग कट सकता है। यही वजह है कि मिजोरम में बन रहा यह बेस सिर्फ डिफेंस नहीं, बल्कि एक पावर प्रोजेक्शन टूल भी है। बांग्लादेशी सोशल मीडिया पर कुछ लोग यह तर्क दे रहे हैं कि उनके पास नदियां हैं और भारत वहां युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन शायद वे इतिहास भूल रहे हैं। 1971 में इसी चुनौतीपूर्ण भूगोल, इन्हीं नदियों और इन्हीं दलदली इलाकों के बीच भारत ने युद्ध लड़ा था और बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तब भारत की सैन्य क्षमता सीमित थी और आज भारत कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। आज भारतीय सेना के पास 2400 से ज्यादा बीएमपी, 2 सारस जैसी एफीबीएस यूनिट्स हैं, जो जमीन और पानी दोनों पर समान रूप से प्रभावी हैं। 2023 में हुए इनके अपग्रेडेशन के बाद नदी आधारित युद्ध भारत के लिए अब कोई बड़ी चुनौती नहीं रह गई है। यानी बांग्लादेश जिस भूगोल को अपनी ढाल समझ रहा है, वही उसके लिए कमजोरी बन सकता है। भारत की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन अब पूरी तरह बदल चुकी है। पहले भारत रिएक्ट करता था, अब वो प्रीएम्प्टिव प्लानिंग करता है। जिस तरह बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान के साथ अपने सैन्य रिश्ते बढ़ाए हैं, उसने भारत को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब पड़ोसी को सिर्फ दोस्त मानकर नहीं चला जा सकता। बांग्लादेश अब फ्रेंडली नेबर से ज्यादा एक पोटेंशियल थ्रेट फैक्टर बनता जा रहा है।
रिपोर्ट्स यह भी संकेत देती हैं कि अगर वहां भविष्य में कट्टरपंथी ताकतें या जमात जैसे संगठन सत्ता में आते हैं तो भारत के लिए खतरे कई गुना बढ़ सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नार्को ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी और अवैध घुसपैठ जैसी समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। यही वजह है कि भारत ने अब साफ कर दिया है कि अगर भविष्य में कोई आतंकी हमला होता है तो जवाब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि उन ठिकानों पर दिया जाएगा जहां से यह साजिश रची गई है। अगर इस दौरान बांग्लादेश की सेना किसी भी तरह का एडवेंचरिज्म दिखाती है तो हालात हॉट वॉर तक भी पहुंच सकते हैं। युद्ध की स्थिति में भारत के सामने कई रणनीतिक लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन भारत अब भी युद्ध नहीं चाहता। सवाल यह है कि अगर यह सब इतना फायदेमंद दिखता है तो भारत अब तक रुका क्यों हुआ है? इसका जवाब अंतरराष्ट्रीय दबाव में छिपा है। किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ माना जाता है। इससे आर्थिक प्रतिबंध, डिप्लोमैटिक आइसोलेशन और वैश्विक स्तर पर छवि को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती है डेमोग्राफी। बांग्लादेश के इन इलाकों में जनसंख्या घनत्व बेहद ज्यादा है और कट्टरपंथी विचारधारा की मौजूदगी हालात को और जटिल बना देती है। पॉपुलेशन एक्सचेंज जैसी बातें सुनने में भले आसान लगे, लेकिन करोड़ों लोगों को मैनेज करना जमीनी स्तर पर बेहद संवेदनशील और कठिन काम है। इसके अलावा भारत का इतिहास भी गवाही देता है कि उसने कभी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई। 1971 में निर्णायक जीत के बावजूद भारत ने पूरी टेरिटरी बांग्लादेश को सौंप दी थी। यही भारत की नैतिक ताकत रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत अब आंखें बंद करके बैठेगा। भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन धोखे के लिए तैयार भी नहीं रहना चाहता। यही वजह है कि नॉर्थ ईस्ट को अब चारों तरफ से अभेद्य किले की तरह सुरक्षित किया जा रहा है। सड़कें, एयरबेस, लॉजिस्टिक्स और फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हर स्तर पर तैयारी चल रही है। अगर भविष्य में बांग्लादेश खुद को चीन या पाकिस्तान के हाथों का मोहरा बनने देता है तो भारत के पास विकल्प सीमित हो जाएंगे। ऐसे में भारत को मजबूरन ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जो पूरे क्षेत्र का भूगोल और समीकरण बदल दें। यही वो सच्चाई है जिसे समझने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दोस्तों, आज दुनिया की अर्थव्यवस्था के पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट तक सुनाई दे रही है। यह कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है, बल्कि सालों से धीरे धीरे तैयार की गई एक ऐसी रणनीति है जो अब खुलकर सामने आ रही है। जिस अमेरिकी डॉलर ने दशकों तक पूरी दुनिया के व्यापार और वित्तीय सिस्टम पर राज किया, आज उसी डॉलर की पकड़ ढीली पड़ती नजर आ रही है। और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह बनकर उभर रहा है एक नाम, भारत। अब तक हमें यही सिखाया गया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब डॉलर में लेना देना है। तेल खरीदना हो, गैस लेनी हो, हथियारों का सौदा करना हो या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच समझौते, हर जगह डॉलर ही राजा था। लेकिन दोस्तों, अब तस्वीर बदल रही है। दुनिया के कई देश ये समझ चुके हैं कि एक ही मुद्रा पर पूरी तरह निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। प्रतिबंधों का डर, डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव और अमेरिकी नीतियों की अनिश्चितता ने देशों को मजबूर कर दिया कि वे विकल्प तलाशें। इसी तलाश में पिछले कुछ सालों में एक नया ट्रेंड तेजी से उभरा है, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट साफ इशारा कर रही हैं कि भले ही क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में डॉलर का हिस्सा अभी भी बड़ा है, लेकिन उसका दबदबा पहले जैसा नहीं रहा। 2025 तक आते आते यह बदलाव और साफ दिखाई देने लगा है। एशिया, अफ्रीका और यहां तक कि यूरोप के कुछ हिस्सों में भी देश अब डॉलर को साइडलाइन कर अपनी मुद्राओं में लेन देन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे बदलाव के केंद्र में भारत खड़ा नजर आता है। भारत ने 2022 के बाद जिस तरह से स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देना शुरू किया, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। शुरुआत में यह कदम कई लोगों को छोटा लगा, लेकिन आज इसके नतीजे इतने बड़े हो चुके हैं कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है। भारत अब 30 से ज्यादा देशों के साथ पूरी तरह या आंशिक रूप से भारतीय रुपए में व्यापार कर रहा है। रूस, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश, मालदीव, ओमान और कई अफ्रीकी देश इस सूची में शामिल है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत केवल विकासशील देशों तक सीमित नहीं है। सिंगापुर, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों के साथ भी स्थानीय मुद्रा में व्यापार को लेकर समझौते आगे बढ़ रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब वैश्विक व्यापार में सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि नियम तय करने वाली ताकत बनता जा रहा है। जब व्यापार रुपए में होता है तो न डॉलर खरीदने की जरूरत पड़ती है, न ही बार बार मुद्रा बदलने की झंझट रहती है। इससे न केवल लागत कम होती है, बल्कि व्यापारियों को एक्सचेंज रेट के जोखिम से भी राहत मिलती है। इस पूरी व्यवस्था को मजबूत करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका बेहद अहम रही है। आरबीआई ने अब तक 156 से ज्यादा स्पेशल रुपए वॉस्ट्रो अकाउंट्स को मंजूरी दी है। इन खातों के जरिए विदेशी बैंक भारतीय बैंकों में रुपए में अकाउंट खोल सकते हैं और सीधे व्यापार कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हुआ है। दिसंबर 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $687 बिलियन के आसपास बना हुआ है,
जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दोस्तों, यहां एक और बेहद अहम बात समझना जरूरी है। भारत सिर्फ डॉलर पर निर्भरता कम नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने रिजर्व को भी ज्यादा सुरक्षित बना रहा है। यही वजह है कि रिजर्व बैंक ने लगातार सोने की खरीद जारी रखी है। भारत का गोल्ड रिजर्व अब 880 टन से ज्यादा हो चुका है। सोना एक ऐसा एसेट है जो किसी भी देश की राजनीतिक या आर्थिक चालों से प्रभावित नहीं होता। जब डॉलर पर सवाल उठते हैं, तब सोना सबसे मजबूत विकल्प बनकर सामने आता है। अब सवाल उठता है कि आखिर रुपए में व्यापार से डॉलर को नुकसान कैसे हो रहा है। इसका जवाब बेहद सीधा है। जब दो देश आपस में अपनी अपनी या किसी एक स्थानीय मुद्रा में व्यापार करते हैं, तो उन्हें डॉलर खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उदाहरण के तौर पर रूस को देखिए। रूस भारत को तेल सप्लाई करता है और बदले में रुपए लेता है। फिर वही रुपए रूस भारत से दवाइयां, मशीनरी और अन्य सामान खरीदने में इस्तेमाल करता है। पूरा लेन देन बिना डॉलर के पूरा हो जाता है। यही मॉडल संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ भी काम कर रहा है। यूएई भारत को तेल और दूसरी कमोडिटी देता है और बदले में रुपए लेकर भारत से खाद्य पदार्थ, इंजीनियरिंग गुड्स और सर्विसेज खरीदता है। अब यह सिस्टम सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहा। गैस, कोयला, उर्वरक और दूसरी जरूरी कमोडिटीज भी धीरे धीरे इसी दायरे में आ रही हैं। भारत का कच्चा तेल आयात अभी भी बड़े पैमाने पर डॉलर में होता है, लेकिन रूस जैसे देशों से एक बड़ा हिस्सा अब रुपए में सेटल हो रहा है। यह हिस्सा हर साल बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर डॉलर की मांग में गिरावट देखने को मिल रही है। 2025 में डॉलर इंडेक्स में करीब 10 से 11% की गिरावट दर्ज की गई, जिसने साफ संकेत दे दिया कि यह सिर्फ एक अस्थायी झटका नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। इसी बीच भारत ने एक और ऐसा कदम उठाया जिसने वैश्विक वित्तीय सिस्टम को हिला दिया। हम बात कर रहे हैं यूपीआई की। जिस यूपीआई ने भारत के छोटे दुकानदार से लेकर बड़े मॉल तक भुगतान का तरीका बदल दिया, वही यूपीआई अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। भूटान, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव और ओमान जैसे देशों में यूपीआई पूरी तरह काम कर रहा है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। जल्द ही थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई अन्य देशों में भी यूपीआई का विस्तार होने वाला है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि छोटे लेन देन जैसे पर्यटकों के पेमेंट या प्रवासी भारतीयों की रेमिटेंस अब बेहद सस्ते और तेज हो गए हैं। जहां स्विफ्ट सिस्टम में फीस और समय दोनों ज्यादा लगता है, वहीं यूपीआई लगभग मुफ्त और तुरंत काम करता है। यही वजह है कि अब दुनिया भारत के डिजिटल पेमेंट मॉडल को ध्यान से देख रही है। ब्रिक्स देशों ने भी एक वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें ब्लॉकचेन तकनीक और स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल होगा। इस प्रस्तावित सिस्टम में भारत की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यूपीआई जैसा मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल किसी और देश के पास नहीं है। अगर यह सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाता है, तो ब्रिक्स देश और उनके साझेदार स्विफ्ट और डॉलर दोनों पर अपनी निर्भरता काफी हद तक कम कर सकेंगे। यहां तक पहुंचते पहुंचते साफ हो जाता है कि यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। कई देश अब डॉलर आधारित प्रतिबंधों से बचने के लिए भारत के साथ इस नए रास्ते पर चलना चाहते हैं। यह वही वजह है जिसने भारत को आज वैश्विक वित्तीय सप्ताह का देश का आपके साथ परेशानीवाल कर रहे हैं व्यवस्था में एक भरोसेमंद विकल्प बना दिया है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां यह साफ दिखाई देने लगा है कि यह बदलाव केवल कुछ देशों के बीच लेन देन तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि पूरी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की दिशा बदलने वाला है। जब बड़े अंतरराष्ट्रीय बैंक भी किसी मुद्रा को गंभीरता से लेने लगते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि मामला प्रयोग का नहीं बल्कि भरोसे का बन चुका है। यही वजह है कि जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी और दूसरे बड़े वैश्विक बैंक अब भारतीय रुपए में ट्रेड फाइनेंसिंग, सेटलमेंट और निवेश की सुविधाएं देना शुरू कर चुके हैं। ये वही बैंक हैं जिनका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ता है। जब ये बैंक रुपए को स्वीकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम में भारत की साख तेजी से बढ़ रही है। अब विदेशी कंपनियों के लिए भारत में रुपए में बॉन्ड जारी करना आसान होता जा रहा है। गल्फ देशों के सोवरन वेल्थ फंड भारतीय बॉन्ड मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सीधे रुपए में निवेश कर रहे हैं। इससे एक तरफ भारत में पूंजी प्रवाह बढ़ा है रहा है और दूसरी तरफ डॉलर पर निर्भरता कम होती जा रही है। यह बदलाव इसलिए भी अहम है क्योंकि अब निवेशक यह समझने लगे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था केवल स्थिर ही नहीं बल्कि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसी के साथ भारत ने एक और मजबूत रणनीति अपनाई है और वह है सोने को एक वैकल्पिक रिजर्व एसेट के रूप में बढ़ावा देना। दुनिया जब भू राजनीतिक तनावों से गुजर रही है, तब सोना सबसे सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने न केवल सोने की मात्रा बढ़ाई है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि यह सोना सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए ताकि किसी भी तरह का जोखिम कम से कम हो। इस कदम ने दूसरे देशों को भी प्रेरित किया है कि वे अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा बढ़ाएं। अब कई देशों के साथ यह भी चर्चा चल रही है कि भविष्य में कुछ कमोडिटी ट्रेड में सोने का उपयोग सेटलमेंट के तौर पर किया जा सकता है। यह विचार अभी शुरुआती चरण में है,
लेकिन अगर यह लागू होता है तो यह डॉलर के लिए एक और बड़ी चुनौती साबित होगा, क्योंकि तब व्यापार केवल कागजी मुद्रा पर नहीं बल्कि वास्तविक संपत्ति पर आधारित होगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है डिजिटल रुपया और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी। भारत इस क्षेत्र में भी चुपचाप लेकिन बेहद तेज ई से काम कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर जैसे देशों के साथ डिजिटल करेंसी की इंटरऑपरेबिलिटी पर पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भविष्य में डिजिटल रुपया सीधे दूसरे देशों की डिजिटल करेंसी से जुड़कर लेन देन करेंसी से जुड़कर करेंगे सकेगा, बिना किसी मध्यस्थ सिस्टम के। अगर यह तकनीक पूरी तरह सफल हो जाती है तो यह स्विफ्ट सिस्टम के लिए सीधी चुनौती होगी, क्योंकि तब भुगतान न केवल तेज होंगे बल्कि सस्ते और ज्यादा सुरक्षित भी होंगे। यही वजह है कि पश्चिमी देशों की नजर इस पूरे डेवलपमेंट पर टिकी हुई है। उन्हें यह डर सता रहा है कि कहीं उनकी दशकों पुरानी वित्तीय पकड़ कमजोर न पड़ जाए। इसके साथ साथ भारत अपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दुनिया के सामने एक मॉडल के रूप में पेश कर रहा है। यूपीआई और आधार जैसे सिस्टम अब अफ्रीका और एशिया के कई देशों में अपनाए जा रहे हैं। भारत इन देशों को टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और सपोर्ट दे रहा है। इससे उन देशों के पेमेंट सिस्टम भारत से जुड़ रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से रुपए की भूमिका भी मजबूत होती जा रही है। यह भारत की सॉफ्ट पावर का एक ऐसा पहलू है जिसे दुनिया अब गंभीरता से लेने लगी है। एक और बड़ा संकेत यह है कि कई सेंट्रल बैंक अब भारतीय सरकारी बॉन्ड को अपने रिजर्व में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। इसकी वजह साफ है, भारत की विकास दर मजबूत है, महंगाई नियंत्रण में है और राजनीतिक स्थिरता बनी हुई है। जब किसी देश के बॉन्ड को दूसरे देशों के रिजर्व में जगह मिलती है तो वह मुद्रा धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भरोसेमंद बन जाती है। यही वो रास्ता है जिससे कोई भी मुद्रा रिजर्व करेंसी बनने की ओर बढ़ती है। इन सभी घटनाओं का संयुक्त असर यह हुआ है कि डॉलर की प्रभुत्व वाली स्थिति अब धीरे धीरे चुनौती के दायरे में आ रही है। यह कोई एक झटके में होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया की दिशा अब साफ दिखाई देने लगी है। कई देश अब डॉलर आधारित प्रतिबंधों के जोखिम से बचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार कर रहे हैं और भारत इस बदलाव में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि वैश्विक रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी धीरे धीरे घट रही है, जबकि सोने और दूसरी मुद्राओं का हिस्सा बढ़ रहा है। यह वही डीडॉलराइजेशन की लहर है जिसकी चर्चा कुछ साल पहले केवल कागजों में होती थी और आज वह जमीन पर दिखाई देने लगी है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की सफलता अब दूसरे देशों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। कई राष्ट्र भारतीय मॉडल को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वह डिजिटल पेमेंट हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का प्रयोग। भारत हर मोर्चे पर एक नया रास्ता दिखा रहा है। यही वजह है कि वैश्विक आर्थिक शक्ति का संतुलन धीरे धीरे एक ही ध्रुव से निकलकर बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, यह बदलाव केवल भारत के फायदे की कहानी नहीं है, यह उन सभी देशों के लिए उम्मीद की किरण है जो किसी एक ताकतवर मुद्रा के दबाव में आकर अपने फैसले लेने को मजबूर हो जाते थे। भारत एक ऐसा विकल्प पेश कर रहा है जहां व्यापार आपसी सम्मान और फायदे के आधार पर हो, न कि दबाव और प्रतिबंधों के डर से। यही नई विश्व व्यवस्था की असली पहचान है। आने वाले वर्षों में यह बदलाव और तेज होगा, स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ेगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी व्यापार को और आसान बनाएगी और डॉलर का वर्चस्व धीरे धीरे संतुलित होगा। भारत का लक्ष्य साफ है, अपने व्यापार का बड़ा हिस्सा स्थानीय मुद्रा में करना और एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था में योगदान देना जहां कोई एक देश या मुद्रा पूरी दुनिया पर हावी न हो।